हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6 एसएसटी की एनसीईआरटी बुक, जो कि आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक है, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उसका 4th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहले जानते हैं हिस्ट्री क्या होती है। व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। जब भी हम पास्ट की स्टडी करते हैं, पुराने समय की स्टडी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट? हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है? अगर हम पर्सनल मेमोरी शेयर करें एक दूसरे से, अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठते हैं तो आप उनसे कुछ शेयर करेंगे, वो अपने कुछ पास्ट के बारे में शेयर करेंगे, तो ऐसे हम जान सकते हैं पास्ट को। स्टडी करके हिस्ट्री की बुक्स को हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। अर्थ की हिस्ट्री को स्टडी करके, ह्यूमन की हिस्ट्री को स्टडी करके हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अर्थ की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं और हमें सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, उससे हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। जैसे कुछ लोग ट्रेंड होते हैं हिस्ट्री के मामले में, मतलब कुछ लोग होते हैं जो प्रोफेशनली ट्रेन होते हैं हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए। जो आगे हम पढ़ेंगे वो लोग कौन होते हैं और किस तरह से हिस्ट्री को स्टडी करते हैं और लोगों के लिए आसान बनाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स इंप्रेशंस ऑफ फुटप्रिंट्स और पार्ट ऑफ प्लांट्स एनिमल दैट आर फाउंड प्रिजर्व्ड विद इन लेयर्स ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। फॉसिल्स होते हैं हमारे, जैसे आपको ये बोन दिख रही होगी, ये डायनासोर की बोन है। आपको ये इंप्रेशन दिख रहा होगा किस तरह से ये एक ऑर्गेनिज्म रहा होगा, किस तरह से ये एक एनिमल रहा होगा, और ये रॉक पे बिल्कुल इसकी जो पिक्चर है, इसकी जो बॉडी है बिल्कुल छप चुकी है। और इस तरह के आपने ज़रूर देखे होंगे कहीं ना कहीं पे फॉसिल्स। तो ये सब क्या है? ये सब प्लांट्स एंड एनिमल्स के प्रिजर्व पार्ट्स हैं, जो कि किसी रॉक और सॉइल में दबकर काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं और क्या बन जाते हैं? फॉसिल्स बन जाते हैं। और फॉसिल्स की स्टडी से हमको क्या पता चलता है? फॉसिल की स्टडी से हमको पता चलता है कि वो फॉसिल्स कितने पुराने हैं और उस टाइम पे किस तरह के एनिमल्स एंड प्लांट्स पाए जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक है, हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जो हिस्ट्री को प्रोफेशनली स्टडी करते हैं और लोगों के लिए आसान बनाते हैं। ऑब्जर्व दिस 4 पिक्चर्स एंड द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व फ्रॉम टॉप लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट लिखा हुआ है, पिक्चर के नीचे थोड़ा सा छिप चुका है। सो यहाँ पे जियोलॉजिस्ट हैं, पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ये लोग बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं हिस्ट्री की स्टडीज़ में। जब ये रिसर्च करते हैं फील्ड में जाके और ये अपनी रिपोर्ट्स लिखते हैं, अपनी रिसर्च लिखते हैं, उन्हीं को फिर हम आगे हिस्ट्री की बुक्स में प्रिंट करते हैं और उसी से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जियोलॉजिस्ट अर्थ के फिजिकल फीचर्स को स्टडी करते हैं। पैलेंटोलॉजिस्ट जो होते हैं, पैलेंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो फॉसिल्स जो मैंने आपको पिछली पिक्चर में दिखाए थे, उनकी स्टडी करके जानते हैं कि ये कितने पुराने हैं और किस समय में किस तरह के जानवर, पेड़ पौधे पाए जाते थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, वो स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटी को एंड कल्चर को। फिर आते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ये मेनली हिस्ट्री को ही स्टडी करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा नहीं है कि ये एक बुक उठा लेंगे और हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, ये फील्ड्स में जाते हैं। ये पुराने किलों के पास है ना, या फॉसिल्स के पास, या फिर जो बहुत पुरानी साइट्स मिलती हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गई, या बहुत पुराना कोई मान लो टेम्पल मिला, मस्जिद मिली, या कोई पुराना मॉन्यूमेंट मिला, ये उसको जाके स्टडी करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट किसको स्टडी करते हैं? स्टडी पास्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ थ्रू रिमेन्स। तो हिस्ट्री को जानने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाइमलाइन, डेट्स। ठीक है, किस तरह की टाइमलाइन हम चूज़ करते हैं हिस्ट्री के इंसिडेंट्स को पुट अप करने के लिए, किस तरह से हम डेट वाइज जान पाते हैं कि कौन सा इंसिडेंट कब हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलेंडर्स की। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये नीचे वाली पिक्चर में कैलेंडर है, जो कि एंशिएंट टाइम में इस तरह से कैलेंडर्स बनाए जाते थे। एट प्रेजेंट ग्रिगोरियन कैलेंडर इज़ कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड साइड बाय साइड। देखो अभी जो प्रेजेंट में हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर को यूज़ कर रहे हैं। और हिंदू कैलेंडर भी यूज़ होता है, पंचांग वगैरह जैसे है, मुस्लिम, ज्यूइश, चाइनीज़ एंड अदर कैलेंडर्स भी यूज़ होते हैं डेट्स को देखने के लिए। कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सा फेस्टिवल किस डेट पर आएगा? तो वो हम अपने कल्चरल कैलेंडर से ही पता लगा सकते हैं। जैसे पंचांग वगैरह हमारा जो हिंदू कैलेंडर होता है, उससे हम अपने जो कल्चरल फेस्टिवल है, होली, दिवाली, राखी, ये सब डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन द वेस्ट कन्वेंशनल ईयर फॉर जीसस क्राइस्ट बर्थ हैज़ जनरली बीन टेकन टू बी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कैलेंडर। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है बेसिकली वो उसकी जो डेट है वो किस पर बेस्ड है? जीसस क्राइस्ट के बर्थ पर बेस्ड है। ये पिक्चर जीसस क्राइस्ट की है। जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था और उसी को इन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया अपने कैलेंडर बनाने के लिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अभी साल 2025 चल रहा है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग पता है जीसस क्राइस्ट का बर्थ कब हुआ था? 2025 साल पहले। तो मतलब जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, तब से ही इन्होंने काउंटिंग स्टार्ट कर दी। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, तब से ही इसको बनाने वालों ने काउंटिंग स्टार्ट कर दी और इसी को हम फॉलो करते हैं एंड अक्रॉस द वर्ल्ड हम इसे फॉलो करते हैं। जब ईयर्स को हम काउंट करते हैं फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ हम ईयर को काउंट करेंगे। जीसस क्राइस्ट के बर्थ, जैसे मान लेते जीसस क्राइस्ट का बर्थ आज से 2025 साल पहले हुआ, ठीक है? उनके बर्थ का नेक्स्ट ईयर फिर बना ईयर 2, फिर उसका थर्ड, जो मतलब वो 3 साल के थे तो वो ईयर बना थर्ड ईयर ऑफ दी ग्रिगोरियन कैलेंडर। इस तरह से बनते बनते आज 2025 आ गया है। ये जो ग्रिगोरियन डेट्स है, इन्हें किस मार्क से मार्क किया जाता है? एडी से। एडी का मतलब है एनो डोमिनो, जो कि एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है रेफर टू ईयर्स आफ्टर द जीसस बर्थ। जो एनो डोमिनो है, इसका मतलब होता है वो साल जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हमने ग्रिगोरियन कैलेंडर में ऐड ऑन किए हैं, राइट? हाउएवर दिस इज़ नाउ कॉल्ड द कॉमन एरा एंड सी। लेकिन अब हम एडी यूज़ नहीं करते, एडी का यूज़ अब बंद हो चुका है। अब हम यूज़ करते हैं, या तो हम सीई यूज़ करते हैं या हम कॉमन एरा, इसकी जो फुल फॉर्म है वो यूज़ करते हैं। इन द ईयर बिफोर द कन्वेंशनल डेट ऑफ बर्थ ऑफ जीसस आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूज टू बी मार्क्ड विथ BC। अच्छा, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले, मान लेते हैं आज से 2025 साल पहले जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, है ना? तो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर का पहला साल था, यही वो पॉइंट था जब ग्रिगोरियन कैलेंडर बना,
ठीक है। और अगर हम इससे पीछे जाएँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर के बनने से पीछे जाएँ, तो उस डेट को बैकवर्डली मार्क किया जाता था किससे? BC से। BC की क्या फुल फॉर्म है? बिफोर क्राइस्ट। और AD की क्या फुल फॉर्म है? एनो डोमिनो। BC यूज़ होता था, ग्रेगोरियन कैलेंडर जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले की डेट के लिए BC यूज़ होता था, मतलब जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ नहीं हुआ था उससे पहले की डेट के लिए BC यूज़ हुआ था, और जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया था उसके बाद की डेट के लिए AD यूज़ हुआ था, ठीक है। और आज 2025 से इसका मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जीसस क्राइस्ट जो है उनके बर्थ से लेकर आज की डेट में कितना टाइम बीत चुका है? 2025 साल बीत चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट है, दे आर नाउ कॉल्ड बिफोर कॉमन एरा। 560 BC इज़ एन अप्रॉक्सीमेट ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। जैसे अगर हम 560 BC की बात करें तो ये डेट अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस डेट पे कौन पैदा हुए थे, इस डेट पे गौतम बुद्धा पैदा हुए थे। सब इंपॉर्टेंट की टर्म्स देख लेते हैं। एरा क्या होता है? डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम। एरा होता है मतलब ज़माना। जैसे आपके दादाजी बोलते हैं ना कि हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में वो होता था, तो मतलब उनका एरा, उनका टाइम पीरियड जो था। अच्छा, पूरी दुनिया में ना ग्रेगोरियन कैलेंडर ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम 12 मंथ डिसाइड करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम 365 डेज़ बताते हैं पूरे साल में। एंड लीप ईयर का भी जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से ही हमें जानने को मिला। तो यहाँ पे लीप ईयर्स की अगर हम बात करें तो 1800, 1900, 2000 आर लीप ईयर्स ओनली इफ दे आर मल्टीपल्स ऑफ 400। अब यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर की खास बात ये है कि यहाँ पे लीप ईयर का भी कॉन्सेप्ट है। और लीप ईयर क्या होता है? ऐसा ईयर होता है जब साल में 365 डेज़ ना होकर कितने डेज़ होते हैं? जब साल में 366 डेज़ होते हैं। तो लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। और हमें कैसे पता चलेगा कौन सा साल लीप ईयर है? अगर कोई नंबर 400 का मल्टीपल है तो वो नंबर क्या होगा, मतलब वो ईयर क्या होगा? लीप ईयर होगा। जैसे 400 का मल्टीपल जैसे 800, 400 का मल्टीपल 1200 भी होता है ना, तो ये भी एक लीप ईयर हो सकता है। अगर हम अपनी टाइमलाइन में आए तो 2012 लीप ईयर था, ठीक है, क्योंकि 2012 किससे डिवाइड हो सकता है? 4 के मल्टीपल होता है 2012 भी। और देन 2016 जो कि मल्टीपल है 4 एंड 400 का, तो ये भी क्या है? एक लीप ईयर है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होती है? टाइमलाइन इज अ टूल, कन्वीनियंट टूल टू मार्क सच इवेंट एज इट शोज अ सीक्वेंस ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स कवरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड। देखो टाइमलाइन क्या होती है ना, एक तरह से इवेंट्स की किसी पर्टिकुलर पीरियड की पूरी सीक्वेंस में एक लाइन होती है जो कि लिटरल लाइन नहीं होती। ये डेट वाइज हम हिस्ट्री में जो भी रिकॉर्ड रखते हैं उसी को हम टाइमलाइन बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये बहुत अच्छी पिक्चर दी हुई है टाइमलाइन को दिखाते हुए, है ना। सबसे पिछले हम पास्ट में जाएँ, सबसे पीछे यहाँ पे जो कि एंड ऑफ लास्ट आइस एज कब हुआ था? एंड ऑफ लास्ट आइस एज आज से 12,000 साल पहले। उसके बाद फर्स्ट सेटलमेंट मतलब ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर कब करना स्टार्ट किया? आज से 8,000 साल पहले। ह्यूमन ने पॉटरी बनाना या फिर एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी चीज़ें करना कब स्टार्ट किया? आज से 6,000 साल पहले। ह्यूमन ने कॉपर और मेटल्स का यूज़ करना कब स्टार्ट किया? आज से 4,000 साल पहले। ह्यूमन ने अपने शहर बनाना कब स्टार्ट किया? आज से 2,000 साल पहले, जो कि इंडस वैली सबसे पुराना शहर कह सकते हैं, सिविलाइजेशन कह सकते हैं। मेसोपोटामिया हो गया, चाइनीज़ सिविलाइजेशन हो गई, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गए। तो ये कुछ पुराने सिटीज़ सिविलाइजेशन है जो कि 2000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। बर्थ ऑफ बुद्धा, आज से कह सकते हैं कि 2000 साल पहले बुद्धा का बर्थ हुआ था, लेकिन यहाँ पे कोई एक टाइम, एक डेट नहीं दे रखी है, क्योंकि बुद्धा की एज एक क्या ली जाती है? एक एस्टिमेशन में ली जाती है। 560 BC भी हो सकती है, और हो सकता है कि आज से 2000 ईयर्स पहले भी बुद्धा का बर्थ हो सकता है। एंड 2000 CE हम कहाँ पर हैं? हम हैं 2000 CE में। टाइमलाइन को यहाँ पे एग्जाम्पल से भी समझाया हुआ है। जैसे बुद्धा का बर्थ कब हुआ था? 560 BC में। जीसस का बर्थ बुद्धा के बर्थ के बाद हुआ था। मतलब अगर हम देखें तो कौन सा धर्म पुराना होगा? बुद्धिज़्म पुराना होगा क्रिश्चियनिटी से। अब हो रही है हमारी बात कि हम इस ईयर से बिलोंग करते हैं, इस एरा से बिलोंग करते हैं, 2000 CE से, 2000 कॉमन एरा से। ओके, सो दिस इज़ इन्फॉर्मेशन बॉक्स, डोंट मिस आउट। अब यहाँ पे ना टाइम दिया हुआ है कि कितने साल के टाइमलाइन को हम सेंचुरी बोलते हैं, मिलेनियम बोलते हैं। सो अगर हम 100 साल देखें, अगर 100 साल का एक ग्रुप बन जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? पूरी सेंचुरी बोलेंगे, ठीक है। तो अच्छा, 21st सेंचुरी कब स्टार्ट हुई थी? 2001 में, और ये एंड कब होगी? 2100 में, ठीक है, 2100 में एंड हो जाएगी। और डोरेमोन कौन सी सेंचुरी से आया था? 22nd सेंचुरी से, मतलब वो सेंचुरी जो हमारी सेंचुरी के बाद आने वाली है, वहाँ से डोरेमोन टेलीपोर्ट होकर नोबिता के घर पर आया था। एंड हमारे पास है मिलेनियम। मिलेनियम क्या होता है? जब पूरे 1000 साल पूरे हो जाते हैं ना, उस पूरे पीरियड ग्रुप को क्या कहते हैं? मिलेनियम बोलते हैं, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन बॉक्स आ गया आपके लिए। Do you know how calendars have been traditionally made in India? Many Indians calendar rely on position of sun and the moon to define months of the year. पता है हमारे इंडिया में कैलेंडर्स कैसे बनते थे? हमारे इंडिया में कैलेंडर बनते थे सन एंड मून की लोकेशन को एंड पोजीशन को देखते हुए हम क्या बनाते थे? अपने कैलेंडर्स को बनाते थे, डेट्स को डिफाइन करते थे एंड डेज को डिफाइन करते थे। पंचांग होता है वो एक ऐसी बुक है जिसमें डेज़ की लिस्ट लिखी रहती है, मंथ की लिस्ट लिखी रहती है। किससे रिलेटेड होते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल डेटा से। एस्ट्रोनॉमिकल डेटा क्या होता है? सन एंड मून की पोजीशन, ठीक है। इट प्रिसाइसली प्रिडिक्ट इवेंट लाइक सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। ये पंचांग में ना
सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोलर एंड लूनार इक्लिप्स बोलते हैं इंग्लिश में, कब आने वाला है, इस डेट पर आएगा, वो सब पंचांग के अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पंचांग स्टिल वाइडली यूज इन इंडिया। आज भी इंडिया के कुछ हाउस होल्ड्स में पंचांग्स का ही यूज़ करते हैं, मॉडर्न कैलेंडर्स का यूज़ नहीं करते। और पंचांग से ही हमें अपने इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की डेट्स, इंपॉर्टेंट पूजा, नवरात्रि, दशहरा, ये सब जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं इनकी डेट्स हमको पता चल पाती है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? तो हिस्ट्री के बारे में हम कहाँ से जान सकते हैं? एक प्लेस पे विजिट करके जान सकते हैं, पर्सन से जान सकते हैं, अपनी बुक्स से जान सकते हैं, है ना। और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं पास्ट इवेंट्स से, पीरियड से, थ्रू द बुक्स, थ्रू द रिपोर्ट्स, थ्रू द इंस्क्रिप्शन, लिटरेचर पढ़ के, फॉरेन अकाउंट्स पढ़ के। तो बहुत सारे सोर्सेज है हिस्ट्री के। ये बहुत अच्छा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है आपकी बुक में, इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ना। इसमें वो सारे सोर्सेज लिखे हैं जिससे हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। मान लेते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेज है। तो आप 4 सोर्सेज लिखेंगे, ओरल सोर्स, लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड फॉरेन अकाउंट्स। ओरल सोर्स में क्या आता है? फोक टेल्स हो गया या जीनोलॉजिकल रिकॉर्ड हो गया। फोक टेल्स जैसे कि मान लेते हैं आपकी दादी ने एक अपने गांव की कहानी सुनाई, या आपकी दादी ने आपको महाभारत रामायण सुनाई, तो वो क्या हो गया? ओरल सोर्स हो गया हिस्ट्री को जानने का। लिटरेरी सोर्स क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट, स्क्रिप्शंस, हिस्टोरिकल टेक्स्ट। ये टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, ये पिक्चर की वजह से हाइड हो गया। तो अगर हम मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ें, इंस्क्रिप्शंस पढ़ें, हिस्टोरिकल टेक्स्ट पढ़ें, वहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। मैन्यूस्क्रिप्ट एक तरह से बुक्स होती हैं जो पतले पतले पाम लीव्स पर लिखी जाती हैं, उससे तो ये तब बनाई जाती थी, तब कागज़ नहीं होते थे। इंस्क्रिप्शन जैसे किसी किले की किसी दीवार पर कुछ छपा हुआ है किसी राजा के बारे में, उसको पढ़ के हम जान सकते हैं कि किस तरह का एरा होगा वो। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे कि खुदाई करना, कुछ मूर्तियाँ निकलती हैं ना, कुछ फिगर्स निकलते हैं, कुछ पेंटिंग्स हमें मिलती हैं, उससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इस तरह से हो गया। फॉरेन अकाउंट्स एंड क्रॉनिकल्स। जब फॉरेनर्स इंडिया आते थे तो अपने साथ वो कुछ लिखते थे इंडिया के बारे में, कि हमने कैसे एक्सपीरियंस किया, हम किस सिटी में गए, कौन सा राजा अमीर था, किस राजा ने किस पर अटैक किया। तो एक तरह से ये उनका ट्रैवलॉग होता है। ट्रैवल के दौरान जो वो लिखते हैं वो सब से भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। फॉरेन अकाउंट से हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। हम कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस होते हैं पर्सन जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, जो पास्ट में ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी, उसको स्टडी करते हैं थ्रू रिमेन्स, मतलब खंडरों में जाके खुदाई करके पता लगाते हैं। एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? जो इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होती है? जैसे कि किसी महल की, किसी किले की दीवार पर कुछ लिखा हुआ है ना, या फिर एक ऐसी रॉक मिलती है इस पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ गुदा हुआ है, वो होती है इंस्क्रिप्शन। और एपिग्राफिस्ट क्या करते हैं? इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? लोग जो ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करते हैं, कल्चर को स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स क्या होते हैं? जेनेटिक्स होते हैं बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं किसकी? प्लांट, एनिमल, ह्यूमन एंड सर्टन फीचर्स। प्लांट, ह्यूमन एंड एनिमल्स की कुछ सर्टन फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे अगर हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में आपको फेयर स्किन पीपल मिलेंगे, आपको ब्राउन स्किन पीपल मिलेंगे, है ना। अगर हम अफ्रीका में जाएँ तो सारे ही जो लोग हैं वो ब्राउन स्किन होते हैं। अगर हम अमेरिका में जाए तो सारे ही लोग क्या होते हैं? वाइट स्किन होते हैं। यूके में जाएँ, किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाए तो ज़्यादातर लोग वाइट स्किन होते हैं। तो ये उनकी जीन की वजह से होता है। तो इसी को स्टडी करना क्या होता है? जेनेटिक्स। बिगनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब ह्यूमन हिस्ट्री की बिगनिंग कब होती है? आज से 3 लाख साल पहले ना होमो सेपियंस, जो कि मॉडर्न ह्यूमन्स है, जो कि आप और मैं हूँ, हम क्या है? होमो सेपियंस है। आज से 3 लाख साल पहले हमारा डेवलपमेंट हुआ था। और हम क्या करते थे? हमें कुछ आता नहीं था, हम बहुत ही, हमारा दिमाग बहुत कम हुआ करता था उस टाइम पे। तो हम क्या करते थे? हम इधर से उधर भटकते थे शेल्टर के लिए, फूड के लिए। और फूड हम मेनली किस पे रिलाई करते थे? हंटिंग गैदरिंग पे। मतलब अगर रास्ते में हमें कोई फ्रूट मिल गया तो उसको इकट्ठा कर लिया, या कोई एनिमल मिल गया तो उसको शिकार कर लिया। तो हंटिंग और गैदरिंग पे क्या रहते थे? रिलाई रहते थे। अर्ली एंसेस्टर ऑल्सो हैड सर्टेन बिलीव अबाउट द नेचुरल एलिमेंट्स एंड पॉसिबली ऑल्सो सम नोशंस ऑफ आफ्टर लाइफ। अच्छा, जब थोड़ा ह्यूमन्स में दिमाग आने लगा तो उनको अब सुपर नेचुरल पावर में बिलीव होने लगा। मतलब जो हमारे अर्ली एंसेस्टर्स है, अगर हम केव पेंटिंग्स देखें ना, तो वो किसी सुपर नेचुरल पावर की पूजा करते हुए भी नजर आते थे। तो अर्ली ह्यूमन और आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे। आफ्टर लाइफ क्या होती है? हमें जैसे पुनर्जन्म हो गया, है ना, मरने के बाद स्वर्ग मिल गया, नर्क मिल गया। आफ्टर लाइफ का मतलब होता है लाइफ, जब हम मर जाते हैं उसके बाद कैसी लाइफ होगी। जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो ग्रुप में रहते थे, टेम्पररी कैंप्स या रॉक शेल्टर, केव्स में रहते थे। मतलब उनका कोई घर नहीं होता था परमानेंट, उन्हें जहाँ पे भी अपना रहने का ठिकाना मिल जाता था वहाँ पे वो रहने लग जाते थे ग्रुप्स में। वो जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेजेस यूज़ करते थे, साइन लैंग्वेज हो सकती है वो, है ना, कुछ वोकल साउंड हो सकते हैं जो वो निकालते होंगे, तो आज वो लैंग्वेजेस बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी हैं। दे यूज्ड फायर मेड ऑब्जेक्ट मेड देयर लाइफ ईजियर, लाइक इम्प्रूव स्टोन एक्सेस, ब्लेड्स एंड एरोहेड्स। तो ये लोग फायर यूज़ करते थे। जब इन्हें थोड़ा दिमाग आने लगा, फायर का यूज़ करने लगे, स्टोन एक्सेस बनाने लगे, है ना, ब्लेड्स बनाने लगे, ऑर्नामेंट्स बनाने लगे। मतलब क्योंकि इनमें दिमाग आ चुका था तो टूल्स वगैरह बनाने लग गए थे अपना एनिमल वगैरह के शिकार के लिए। इसी के साथ साथ ये ऑर्नामेंट्स भी बनाते थे। ऑर्नामेंट्स मतलब माला वगैरह से पहनते हैं ना, इयरिंग्स वगैरह। तो हमें इनके बारे में किससे पता चलता है? हमें इनके बारे में पता चलता है केव पेंटिंग्स से। फर्स्ट क्रॉप्स। तो जब ह्यूमन ने खेती करना सीखा तब उन्होंने कौन कौन सी फसलें उगाई वो हम जानेंगे इस स्लाइड में। और ये भी जानेंगे कि कब ह्यूमन ने खेती करना स्टार्ट किया। तो जब आइस एज खत्म हो गया था तो सारी बर्फ़ पिघल गई थी, और जब बर्फ़ पिघल गई थी तो ग्रासलैंड्स डेवलप होने लग गए थे। और ग्रासलैंड ऐसे डेवलप हुए, लोगों ने उस पर फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों ने एग्रीकल्चर भी स्टार्ट किया और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट किया। मतलब वो एनिमल को भी पालने लग गए थे और साथ के साथ वो खेती भी करते थे।
और ये कब हुआ था? आइस एज जो चला था, लास्ट आइस एज, वो 1 लाख साल तक चला था। और आज से 12,000 साल पहले लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया था। लोग गाँवों में रहने लग गए थे, सेटल्ड एग्रीकल्चर करने लग गए थे, और एग्रीकल्चर के अलावा लोग पॉटरी, मेटल वर्क ये भी करने लग गए थे। अच्छा, ये लोग ज़्यादातर कहाँ रहते थे? ये लोग रहते थे रिवर्स के पास, क्योंकि रिवर्स के पास फर्टाइल सॉइल होती है और रहने के लिए अच्छी खासी लैंड भी होती है। अब देखेंगे इस टॉपिक में कि किस तरह से ह्यूमन ने खुद को डेवलप किया, किस तरह से ह्यूमन पहले कम्युनिटी, फिर विलेज और फिर शहरों में रहना स्टार्ट हुए। ग्रोथ ऑफ कम्युनिटीज़, जैसे जैसे लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया, फार्मिंग करना स्टार्ट किया, तो लोगों की कम्युनिटी बढ़ने लगी। सोसाइटी, कम्युनिटी किस में बदल गई? सोसाइटीज़ में बदल गई। और उस सोसाइटी में फिर एक लीडर होता था, एक राजा होता था, जो सबको कंट्रोल रखता था और सबके भले के बारे में भी सोचता था। शेयर्ड लैंड एंड रिसोर्सेज, क्योंकि लोग अब कम्युनिटीज़ में रहने लगे, सोसाइटी में रहने लगे, और अपने लैंड रिसोर्स को, अपने जितने भी रिसोर्सेज है उसको शेयर करने लगे एक दूसरे से। तो किसी के पास कोई प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होती थी, लोग एक साथ काम करते थे फार्म्स वगैरह में। फॉर्मेशन ऑफ विलेज एंड ट्रेड, जैसे जैसे सोसाइटी बनने लगी तो विलेजेस बनने लगे, और इसी के साथ लोगों में व्यापार बढ़ा, ट्रेड बढ़ा। और उस टाइम पे पैसे नहीं होते थे, तो ट्रेड कैसे करते थे लोग? जैसे कि फूड के बदले में क्लोथ ले लेना, या टूल्स के बदले में कुछ पॉट ले लेना, इस टाइप के, इस तरह से ये चीज़ों को एक्सचेंज करके ट्रेड किया करते थे। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाउन, अब ये विलेजेस किस में चेंज हो गए? टाउन्स में चेंज हो गए, और धीरे धीरे करके कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलपमेंट होने लगा लोगों में। लोग इंटरेक्शन करने लगे एक दूसरे से, और इस तरह से क्या बनने लगे? टाउन्स बनने लगे। न्यू टेक्नोलॉजीज एमर्ज्ड, इसी के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजीज एमर्ज होने लगी। अब टेक्नोलॉजी वही नहीं होती जो कंप्यूटर होता है, मोबाइल होता है। टेक्नोलॉजी मतलब होता है कुछ नया। तो लोगों में नई नई स्किल आने लगी, जैसे कि पॉटरी की, मेटल वर्क की, और जो फर्स्ट मेटल लोगों ने यूज़ किया वो था कॉपर, एंड बाद में आयरन यूज़ करने लगे लोग। और आयरन से जो टूल बनते थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते थे। ये कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं, जिसमें मैंने आफ्टर लाइफ का मतलब आपको पहले ही बता दिया था। लाइफ दैट बिगिंस आफ्टर डेथ, ऐसी लाइफ जो डेथ के बाद स्टार्ट होती है, जैसे कि पुनर्जन्म होना, स्वर्ग नरक में जाना। वेलफेयर, वेलफेयर मतलब होता है हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड वेलबींग, मतलब सबका भला हो, सबकी हेल्थ अच्छी हो, सबको प्रॉस्पेरिटी मिले, सबको रिसोर्स मिले, दिस इज कॉल्ड वेलफेयर। हैमलेट, हैमलेट क्या होता है? स्मॉल सेटलमेंट, स्मॉल विलेज। जब एक कम्युनिटी एक छोटे से विलेज में रहती है, उसे क्या कहते हैं? हैमलेट कहते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए बाय बाय।